राधा स्वामी। मैं राजेश लखेरा, असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री, तारानगर। आज अपना टॉपिक है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म का अर्थ है त्रिविम समावेता। त्रिविम समावेता में क्या होगा कि दो या दो से अधिक कंपाउंड जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो लेकिन डिफरेंस किसमें हो, त्रिविम व्यवस्था में। यानी कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अणुसूत्र समान है लेकिन डिफरेंस किसमें है, त्रिविम व्यवस्था में। तो इसे क्या कहेंगे, वो एक दूसरे के त्रिविम समावेय कहलाएंगे। त्रिविम समावेयता को अपने दो भागों में बांटा जा सकता है। कौन कौन से, अभिविन्यासीय समावेयता, अभिविन्यासीय समावेयता या इसको क्या कहेंगे, कन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म। अभिविन्यासीय समावेयता क्या कहेंगे, कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म। और दूसरी समावेयता है सैरूपण समावेयता। सैरूपण समावेयता को क्या कहेंगे, कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म। कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म यानी कि सैरूपण समावेयता। कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म में वे आइसोमर आते हैं जो आसानी से एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट नहीं हो सकते, यानी एक दूसरे में बदल नहीं सकते, आसानी से एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट नहीं हो सकते। उनको क्या कहा जाता है, कॉन्फिगरेशनल आइसोमर कहा जाता है। जबकि इसमें कन्फॉर्मेशनल में क्या होगा, जो एकल बंध के सापेक्ष फ्री रोटेशन हो सके, एकल बंध के सापेक्ष फ्री रोटेशन हो सके, वो कौन से में आते हैं, कन्फॉर्मेशनल में आते हैं। यानी कि एकल बंध के सापेक्ष घूमने से जो व्यवस्था बन जाए या जो आइसोमर बने तो वो तो आएंगे सैरूपण समावेयता या कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म में। और जबकि एकल बंध के सापेक्ष मुक्त घूर्णन नहीं हो सके या जो नॉर्मल कंडीशन में एक दूसरे में नहीं बदल सके, वो किस में आएगा, कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म में। तो ये कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म है वो दो प्रकार की होती है। एक होती है ज्यामितीय आइसोमेरिज्म यानी कि जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ज्यामितीय आइसोमेरिज्म में क्या होता है, तो जिसके अंदर फ्री रोटेशन बाधित हो, यानी कि फ्री रोटेशन नहीं कर सकता हो, यानी कि कोई एक बंद है तो फ्री रोटेशन हो सकता है, लेकिन दो बंद हो जाए तो फ्री रोटेशन हो गया, अब क्या हो गया, बाधित हो गया, फ्री रोटेशन नहीं हो सकता। इसको अपने ऐसे समझे, जैसे मान लो कि दो कोई छड़े हैं, उनको एक कील के द्वारा, एक कील है, एक कील का मतलब एकल बंद है, एकल बंद है तो एक दूसरे पर घूम सकती है। ये जैसे एकल बंद है तो इसको थोड़ा सा घुमाएंगे, घूम सकती है। लेकिन दो कीलें लगा दी जाए तो क्या हो गया, अब फ्री रोटेशन बाधित, फ्री रोटेशन क्या हो गया, बाधित। मुक्त घूर्णन क्या हो गया, रेस्ट्रिकेट। फ्री रोटेशन बाधित हो गया। अब ये घूम नहीं सकते। घूम नहीं सकते का मतलब जो शीश है, यानी कि जब समान समय एक और है वो शीश कहते हैं, और समान समय विपरीत हो तो उसको क्या कहा जाता है, ट्रांस कहा जाता है। तो शीश और ट्रांस आपस में नॉर्मल कंडीशन में एक दूसरे में बदल नहीं सकते। इस प्रकार की समावेयता को क्या कहा जाता है, जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ध्यान देना, ये जरूरी नहीं है कि डबल बंद ही हो, एकल बंध के सापेक्ष मुक्त घूर्णन न हो, यानी मुक्त घूर्णन बाधित हो। जैसे एकल बंध हो, जैसे साइक्लोप्रोपेन है, साइक्लोप्रोपेन में एकल बंध ही है, लेकिन साइक्लोप्रोपेन में मुक्त घूर्णन क्या हो गया, बाधित हो गया। समान समय एक और होते हैं तो शीश विपरीत होते हैं तो ट्रांस। ध्यान में आया, जैसे साइक्लो का मैं यहाँ पर बनाकर दर्शाता हूँ दोबारा से, आपको देखो ध्यान से। अब इसमें एकल बंध है सभी, लेकिन फिर भी ये ज्यामितीय समावेयता दर्शाएगा। क्यों दर्शाएगा, क्योंकि इसमें फ्री रोटेशन, मुक्त घूर्णन क्या हो गया है, बाधित। मुक्त घूर्णन नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि एक साइकिल बन चुकी है और अब ये मुक्त घूर्णन फ्री रोटेशन नहीं हो सकता। तो इसको क्या कहेंगे, शीश। और इसके विपरीत हो, विपरीत कंडीशन में ऐसे
एथाइल समूह दूर दूर हो, समान समूह दूर दूर हो तो इसे क्या कहा जाता है, ट्रांस विपक्ष। और ये सिस और ट्रांस एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट नहीं हो सकते हैं, तो इस प्रकार की समानता क्या कहा जाता है, जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो इसका आज अपने पढ़ने वाले हैं विस्तार से, आज आने वाला है बहुत ज्यादा आनंद। जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को आज हम अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। तो कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म का दूसरा टाइप होता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल का अर्थ प्रकाशिक, आइसोमेरिज्म का अर्थ समवेता, यानी कि प्रकाशिक समवेता। कई कंपाउंड ऐसे होते हैं जिनका अणु सूत्र भी समान हो, संरचना सूत्र भी समान हो, यानी कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम, अणु सूत्र और संरचना सूत्र समान है, तो फिर अंतर किसमें है, अंतर है समतल ध्रुवित प्रकाश के साथ व्यवहार। प्लेन पोलराइज्ड समतल ध्रुवित प्रकाश के साथ व्यवहार में अंतर है। कुछ कंपाउंड ऐसे हैं इसमें समतल ध्रुवित प्रकाश के व्यवहार के आधार पर इस दो प्रकार के कंपाउंड हो सकते हैं कि एक कंपाउंड ऐसा है जो समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को क्लॉकवाइज घुमाता है, जबकि दूसरा कौन सा है जो समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को कैसे घुमा देता है, एंटी क्लॉकवाइज। यानी कि अपने सामान्य भाषा में कहें तो एक घड़ी की तरह घुमा देता है। घड़ी ऐसे चलती है तो ऐसे प्रकाश आ रहा है तो इसको ऐसे घुमा देगा घड़ी की दिशा में, तो इसको कहेंगे क्लॉकवाइज, या अपने इसको कहते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी, दक्षिणावर्त। तो ऐसे पदार्थ जो समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को क्लॉकवाइज घुमाते हैं उनको कहा जाता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी या दक्षिण ध्रुवण घूर्णक पदार्थ। दक्षिण ध्रुवण घूर्णक पदार्थ जो समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को क्लॉकवाइज घुमा देते हैं। इसके विपरीत जो एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं उनको कहा जाता है लीवो रोटेटरी। डेक्स्ट्रो रोटेटरी को डी या प्लस से दर्शाते हैं, लीवो रोटेटरी को एल या लीवो रोटेटरी को एल या माइनस से दर्शाते हैं। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे तो उसमें बताएंगे कि कौन दो प्रकार के समाई, प्लस वाला और माइनस वाला क्या होता है, समतल ध्रुवित प्रकाश क्या होता है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी क्या होता है, लीवो रोटेटरी क्या होता है, काइरल कार्बन क्या होता है, काइरल अणु क्या होता है, प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होती है। तो ये सभी बातें पढ़ने वाले हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में। इसके पश्चात कॉन्फिगरेशनल समवेता दो प्रकार की पढ़ने के पश्चात पढ़ेंगे अपने कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म। कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म कहा जाता है सहरूपण समवेता को, और सहरूपण समवेता उनमें पाई जाती है जिसमें एकल बंध के सापेक्ष फ्री रोटेशन हो सकता हो। जैसे एक एग्जांपल के तौर पर अपने एथेन लें तो एथेन में एकल बंध के सापेक्ष मुक्त घूर्णन हो सकता है। जैसे देखो अब ये एकल ही बंध है, एकल बंध है तो एकल बंध के सापेक्ष कोई घूमे तो घूम सकता है। यदि ऊपर वाला बंध ऊपर वाले के सामने, इधर वाला इधर वाले के सामने, इधर वाला इधर वाले के सामने हो तो इसको कहा जाता है एक्लिप्स्ड फॉर्म, यानी कि घर्षित रूप है। और यदि इसके विपरीत घूम जाए तो इसको कहा जाता है स्टेगर्ड फॉर्म, यानी कि सांतरित रूप। घर्षित रूप और सांतरित रूप दो प्रकार के रूप हैं। एथेन के घर्षित रूप और सांतरित रूप बनाकर दिखाकर आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। देखो सबसे पहले तो अपने बात करते हैं जिसमें sp संकरण पाया जाता है उसकी ज्यामिति रेखीय होती है। sp संकरण जैसे BeCl2 है, एथाइन है, और sp2 संकरण पाया जाता है उसकी ज्यामिति होती है समतल त्रिकोणीय। समतल त्रिकोणीय का मतलब जैसे समतल पर रखे जा सकते हैं। ये है sp2 हाइब्रिडाइजेशन जैसे BF3 BCl3 उसमें। और यदि sp3 संकरण पा जाए तो उसकी ज्यामिति होती है, sp3 संकरण पा जाए तो उसकी ज्यामिति होती है चतुष्फलकीय। तो ये चतुष्फलकीय ज्यामिति है। इसको कैसे भी घुमा लो, चतुष्फलकीय होती है, बंद कोण 109 डिग्री 28 मिनट के होते हैं। ऐसी ज्यामिति पाई जाती है मेथेन में, CH4 में, मेथेन में, CCl4 में, कार्बन टेट्राक्लोराइड में। और इसके अलावा
ये अमोनियम में NH4+ में तो ये ज्यामिति पाई जाती है, चतुष्फलकीय ज्यामिति। बंद कोण 109 डिग्री 28 मिनट। एथेन में क्या होता है, जैसे ये चतुष्फलकीय है और एथेन में दो चतुष्फलकीय ज्यामिति आपस में मिल जाती है। ये कार्बन है, 3 हाइड्रोजन है, ये 3 हाइड्रोजन कैसे, मान लो बीच वाला बंद ये आ गया तो ये बन गया एथेन। एथेन की दो रूप है, एक तो क्या है घर्षित। घर्षित का मतलब बंद एक दूसरे के बिल्कुल सामने है। आप ऐसे देखो, ऊपर वाला बिल्कुल ऊपर वाले के सामने है, बायां वाला बिल्कुल बाएं वाले के सामने है, दायां वाला बिल्कुल दाएं वाले के सामने है। इस प्रकार से रूप बनता है तो इस रूप को कहा जाता है क्लिफ्ट फॉर्म यानी कि घर्षित रूप। और ये देखो एकल बंध है, एकल बंध के सापेक्ष फ्री रोटेशन हो सकता है यानी कि मुक्त घूर्णन हो सकता है। और जब मुक्त घूर्णन हो उसके दूर समावेता को कहा जाता है सहरूपण समावेता, कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म, सहरूपण समावेता। जैसे देखो अब एकल बंध के सापेक्ष मुक्त घूर्णन हो रहा है, अब देखो ये बिल्कुल सामने है यानी कि घर्षित रूप है। ऐसे इसको थोड़ा सा घुमाए तो ये दोनों के बीच में आ जाए यानी कि दूरी अधिकतम हो जाए, इसको कहेंगे स्टेगर्ड फॉर्म, सांतरित रूप। स्टेगर्ड फॉर्म सांतरित रूप। घर्षित रूप में बंधों के बीच की दूरी न्यूनतम होती है, जबकि सांतरित रूप में दोनों बंधों के बीच की दूरी अधिकतम हो जाती है और बंधों के बीच की दूरी कम होती है घर्षित रूप में, तो एक दूसरे के अधिकतम नजदीक होते हैं तो रिपल्सन ज्यादा होता है, प्रतिकर्षण ज्यादा होता है, तो घर्षित रूप का स्थायित्व क्या होता है, कम होता है। और जब इनके बीच की दूरी बढ़ती है स्टेगर्ड फॉर्म में तो रिपल्सन कम हो जाता है और उनका स्थायित्व क्या होता है, बढ़ जाता है। ऐसा घर्षित रूप और घर्षित रूप का स्टेबिलिटी कम होती है और स्टेगर्ड फॉर्म की स्टेबिलिटी क्या होती है, ज्यादा होती है, क्योंकि इनके बंधों के बीच की दूरी क्या हो जाती है, अधिकतम हो जाती है। यहां पर दूरी कम है, यहां पर दूरी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और ये इस प्रकार से डायग्राम बनाना बताया था। देखो किसने बताया था, ऐसा लग रहा है ना अपने जैसे छोटे थे तो गोगा जी का घोड़ा बनाते थे, हॉर्स बनाते थे, गोगा जी को इस प्रकार से बिठा देते थे। तो ये हॉर्स रूप है, कौन सा रूप है, हॉर्स रूप। कौन सा हॉर्स, हॉर्स रूप, साहॉर्स ने इसको सोहर्स नाम का एक ज्ञानी था, उसने इसके बारे में बताया था, इसलिए इस रूप को क्या कहा जाता है, साहॉर्स प्रोजेक्शन। कौन सा रूप, साहॉर्स प्रोजेक्शन, यानी कि लिफ्ट फॉर्म और स्टेगर्ड फॉर्म इस प्रकार से दर्शाया जाना साहॉर्स ने बताया था। इसके अलावा एक वैज्ञानिक और था, उसने क्लिफ्ट फॉर्म और स्टेगर्ड फॉर्म को दूसरा तरीका बताया था, तो उसका नाम था न्यूमैन। उसका नाम क्या था, न्यूमैन। तो न्यूमैन प्रोजेक्शन बोलते हैं इसको। तो इनका अध्ययन अपने करेंगे कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म में। तो अपने सबसे पहले बात करते हैं जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की, ज्यामितीय समावेता की क्या होती है ज्यामितीय समावेता, अभी समझ में आने वाला है अपने। जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ज्यामितीय समावेता। ज्यामितीय समावेता में क्या होता है, तो सबसे पहला क्या होना चाहिए ज्यामितीय समावेता में कि फ्री रोटेशन नहीं होना चाहिए, यानी कि फ्री रोटेशन है वो बाधित होना चाहिए, फ्री रोटेशन नहीं हो जाना चाहिए। जैसे देखो फ्री रोटेशन का अर्थ, जैसे देखो मान लो कि तो कोई मान लो ये लकड़ी है, ये इस प्रकार से है, इनको अपने एक कील से रोक दिया, एक कील लगा दी दोनों के, तो एक कील लगा दी तो अपने थोड़ा सा इसको घुमाने का प्रयास करेंगे तो अपने इसको घुमा सकते हैं। एक कील है तो शुरुआत में तो नहीं घूमे, अपने थोड़ा सा ज्यादा बल लगाएंगे तो इसको घुमा सकते हैं, यानी कि यहाँ पर फ्री रोटेशन हो सकता है कि नहीं हो सकता, हो सकता है, फ्री रोटेशन हो सकता है। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है इस प्रकार की कंडीशन वाले नहीं दर्शाते। दूसरी कंडीशन है कि अब एक कील नहीं अपने दो कीलें लगा दी, एक कील नहीं लगाकर अपने दो कीलें लगा दी, तो अब फ्री रोटेशन क्या हो गया, बाधित हो गया, फ्री रोटेशन है वो पॉसिबल नहीं है। तो ये ज्यामितीय समावेता जीआईसो करेंगे,
यानी फ्री रोटेशन नहीं हो सकता तब जीआई शो करेंगे, यानी कि ज्यामितीय समावेशिता दर्शाएंगे। दूसरी कंडीशन है कि ज्यामितीय समावयवी है वो एक दूसरे में इंटरकन्वर्ट नहीं हो सकते। अभिविन्यासीय समावयिता की एक खास बात होती है कि अभिविन्यासीय समावयवी एक दूसरे में कन्वर्ट नहीं हो सकती। इसी प्रकार ये ज्यामितीय समावयवी है वो एक दूसरे के अंदर इंटर कन्वर्ट नहीं हो सकती, यानी कि सिस फॉर्म ट्रांसपोर्ट फॉर्म में नहीं बदल सकती, वह ट्रांसफॉर्म सिस फॉर्म में नहीं बदल सकती नॉर्मल कंडीशन में। और क्या है, ज्यामितीय समावयिता दर्शाने के लिए द्विबंध से जुड़े ज्यामितीय समावयिता दर्शाने के लिए द्विबंध से जुड़े कार्बन परमाणु पर दो एक जैसे समूह नहीं होना चाहिए। अब देखो दो अलग अलग है ना, यानी कि एक मेथिल है एक हाइड्रोजन है, तो द्विबंध से जुड़े कार्बन पर दो एक जैसे समूह नहीं होना चाहिए। यहाँ पर भी मेथाइल होता है, यहाँ पर भी मेथाइल होता, तो ये ज्यामितीय समावयिता प्रदर्शित नहीं करते। जैसे यहाँ पर मेथाइल है, यहाँ पर हाइड्रोजन है, तो ये ज्यामितीय समावयिता प्रदर्शित करते नहीं क्योंकि अलग अलग है। तो द्विबंध से जुड़े कार्बन पर दो अलग अलग समूह होना चाहिए, समान समूह नहीं होने चाहिए ज्यामितीय समावयिता प्रदर्शित करने के लिए। तो ज्यामितीय समावयिता प्रदर्शित करने के लिए सबसे पहली बात है कि फ्री रोटेशन नहीं होना चाहिए, ज्यामितीय समावयवी आपस में नॉर्मल कंडीशन में एक दूसरे में नहीं बदलने चाहिए, और एक द्विबंध से जुड़े कार्बन पर दो एक जैसे समूह नहीं होने चाहिए। शाबाश, सबके ध्यान में आ गया? वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, शाबाश, सभी अच्छे बच्चे हैं। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के एग्जांपल, यानी कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कौन कौन दर्शाता है। सबसे पहले बात करते हैं एल्कीन की। तो एल्कीन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ज्यामितीय समावयिता प्रदर्शित करती है। कैसे करती है? इसमें डबल बंध पाया जाता है। एल्कीन का अर्थ ही डबल बंध है, लेकिन होना ये चाहिए कि डबल बंध से जुड़े कार्बन पर दोनों समूह एक जैसे नहीं होने चाहिए। जैसे मान लो यहाँ पर मेथाइल समूह जोड़ दिया तो मेथाइल नहीं होना चाहिए, यहाँ पर एथाइल हो, प्रोपाइल हो, कुछ भी हो जाए, हाइड्रोजन हो, चाहे फ्लोरीन क्लोरीन और कुछ भी जुड़ा हो, लेकिन मेथाइल न जुड़ा हो तो जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ये जरूरी नहीं है। यहाँ पर दोनों अलग अलग जुड़े हो, चाहे मेथाइल हो, चाहे एथाइल हो, प्रोपाइल ब्यूटाइल कुछ भी हो, क्लोरीन क्लोरीन जो भी है, लेकिन एक जैसे नहीं जुड़े होने चाहिए। मान लो कि एक बार मेथाइल जोड़ दिया हमने, तो डबल बंध से जुड़े कार्बन पर समूह अलग अलग है, यहाँ पर भी समूह अलग अलग है। एक जैसे समूह एक और होते हैं तो इसे कहा जाता है सिस या समपक्ष। और यदि इस प्रकार से हो, एक जैसे समूह है दूर दूर हो, तो इसे क्या कहेंगे? ट्रांस या विपक्ष। विपक्ष का मतलब एक इधर है एक इधर है, ट्रांस। ये आपस में सामान्य कंडीशन में एक दूसरे इंटरकन्वर्ट एक दूसरे में इंटरकन्वर्ट हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? नहीं हो सकते। डबल बंध है तो फ्री रोटेशन हो सकता है क्या इस प्रकार से? फ्री रोटेशन नहीं हो सकता, यानी कि इसमें मुक्त घूर्णन बाधित है। ये भी एक सिस ट्रांस में नहीं बदल सकता, ट्रांस सिस में नहीं बदल सकता है। एक कार्बन पर दो अलग अलग समूह हैं, एक जैसे समूह नहीं होने चाहिए। तो इस प्रकार से हो वो ज्यामितीय समावयिता प्रदर्शित करता है। तो एल्कीन ज्यामितीय समावयिता प्रदर्शित करती है, चाहे अलग अलग समूह हो। ऐसा आप कोई कह दो कि ऐसा हो तो कि यहाँ पर फ्लोरीन जुड़ा है, क्लोरीन जुड़ा है, यहाँ पर ब्रोमीन जुड़ा है, आयोडीन जुड़ा है, तो ये ज्यामितीय समावयिता प्रदर्शित करेगा क्या? हाँ बिल्कुल करेगा, ये ज्यामितीय समावयिता प्रदर्शित करेगा। लेकिन सिस ट्रांस नहीं कह सकते, इसके लिए एक अलग ही नामकरण दिया गया है, EZ नामकरण। तो EZ नामकरण में जैसे इसमें ज्यादा परमाणु क्रमांक इसका है और इसमें ज्यादा परमाणु क्रमांक इसका है, तो एक तरफ हो तो इसको कहा जाता है जेड शब्द है जो सामान्य से ई आया होता है एंटीगोगन, एंटीगोगन का अर्थ होता है विपरीत, तो ये क्या होता है जेड। तो EZ नामकरण पर आगे अपने विचार करेंगे, लेकिन ये ज्यामितीय समावयिता जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म प्रदर्शित करेगा और ये जियोमेट्रिकल आइसोमर है। तो
कुल मिलाकर कहने का अर्थ यही है कि एल्कीन ज्यामिति समवायता प्रदर्शित करती है या नहीं करती? बिल्कुल करती है, करती है, तभी तो अपने इस प्रकार से डबल बंद। थोड़ा सा इसकी कक्षीय संरचना बनाकर दिखाऊं मैं। कार्बन का संकर्ण 3 सिग्मा है और 1 पाई है। 3 सिग्मा है तो इस कार्बन का संकर्ण sp2। कार्बन के चारों ओर के सिग्मा बंद गिन लिया करो। यदि सिग्मा बंद आ जाए 2 तो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp। यदि सिग्मा बंद आ जाए 3 तो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2। यदि सिग्मा बंद आ जाए 4 तो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3। तो यहाँ पर सिग्मा बंद आ गए 3 तो हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp2। और sp2 हाइब्रिडाइजेशन जिसका भी होता है उसकी ज्यामिति कैसी होती है? समतल त्रिकोणीय। ये समतल त्रिकोणीय, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड कक्षक है, ऑर्बिटल है। और इस कार्बन का भी संकर्ण sp2, तो ये कार्बन है यहाँ पर, इस का भी sp2। इसकी ज्यामिति समतल त्रिकोणीय है और समतल त्रिकोणीय ज्यामिति बनकर तैयार हो चुकी है। देखो इसमें p2 कक्षक भाग ले लिए कार्बन के, p2 है, इसका मतलब दो p कक्षकों ने भाग ले लिया। मान लो px और py ने भाग ले लिया तो बच गया कौन? pz। pz इनके ऐसे होता है, यानी कि इसके लंबवत होता है। लंबवत का मतलब है जैसे ये ऐसे है, ये कक्षक ऐसे है और ये कक्षक ऐसे है और ये कक्षक ऐसे है, ये 3 ऐसे कक्षक है। तो ये जो कक्षक है वो कैसे है? ऐसे है, इनके बिल्कुल लंबवत है। लंबवत का मतलब ये ऐसे होते हैं तो ये ऐसे है, ये ऐसे है तो ये ऐसे है, यानी कि इनके लंबवत है। ये कौन सा कक्षक है? pz कक्षक है। और ये हाइब्रिडाइज्ड है क्या? नहीं, ये तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड थे और ये हाइब्रिडाइज्ड नहीं है। तो ये देखो इस प्रकार से थे ऊपर इनकी पालियां, इन्होंने आपस में इस प्रकार से क्या कर लिया? अतिव्यापन, ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग और कुछ नहीं, कक्षकों का मिलना ही क्या कहलाता है? ओवरलैपिंग। अतिव्यापन कर लिया, ऊपर वाले से मिल गए और नीचे वाले से मिल गए। तो ये कौन सा बंध बन गया? पाई। ऐसा नहीं है कि 1 पाई 2 पाई, नहीं है, इन दोनों को मिलाकर एक ही कक्षक आपस में मिला है तो 1 पाई बन गया। और इधर CH3 जुड़ गया इस कक्षक sp2 हाइब्रिडाइज्ड कक्षक के साथ। CH3 समूह जुड़ा हुआ है, इसके साथ हाइड्रोजन का S कक्षक जुड़ जाएगा, यहाँ पर CH3 समूह जुड़ जाएगा और यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। तो इस प्रकार से इसकी कक्षीय संरचना के द्वारा अब देखो ये डबल बंध बन गया। डबल बंध बन गया तो फ्री रोटेशन क्या हो गया? बाधित हो गया। मुक्त घूर्णन अब ये नहीं कर सकता, मुक्त घूर्णन बाधित हो गया। डबल बंध के सापेक्ष मुक्त घूर्णन नहीं हो सकता। तो एल्काइन बताओ ज्यामितीय समवायता प्रदर्शित करेगी या नहीं करेगी? ज्यामितीय समवायता प्रदर्शित करेगी, लेकिन ये दोनों अलग अलग समूह होने चाहिए, ये दोनों भी अलग अलग समूह होने चाहिए। समान समूह हो जाएंगे तो cis trans ही नहीं बन सकते। कैसे बनेंगे cis trans? तो ज्यामितीय समवायता प्रदर्शित नहीं करेगी। तो कौन ज्यामितीय समवायता प्रदर्शित करता है, कौन ज्यामितीय समवायता प्रदर्शित नहीं करता? एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन आ जाते हैं तो आप कार्बन को पकड़ना और देखना कि दोनों अलग अलग टाइप के हैं क्या। इस कार्बन को भी पकड़ना, दोनों देखना अलग अलग टाइप के हैं क्या। हाँ, अलग अलग समूह है तो ज्यामितीय समवायता प्रदर्शित करेगी, और अलग अलग नहीं है तो ज्यामितीय समवायता प्रदर्शित नहीं कर पाएगी। तो cis trans EZ इनका नामकरण आगे करेंगे अपने। तो ये कहने का अर्थ है एल्कीन ज्यामितीय समवायता प्रदर्शित करेगी। इसी प्रकार ऑक्सीन क्या होते हैं? एल्डिहाइड। कोई जैसे मान लो ये एल्डिहाइड था, CH3 CH2 एसिटाल्डिहाइड है, इसकी क्रिया हाइड्रोक्सिलेमिन के साथ हो गई। एक यहां से जल बाहर निकल गया तो यहाँ पर एक लोन पेयर बचा रह जाता है, यहाँ पर डबल बंध आ गया, एक लोन पेयर आ गया। तो डबल बंध, इस कार्बन पर 2 अलग अलग समूह है, इस नाइट्रोजन पर एक ओवच है, एक लोन पेयर है। तो ये भी ऑक्सीजन भी क्या करते हैं? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म प्रदर्शित करते हैं। साइक्लोएल्केन्स को ऐसे समझो, ये जैसे साइक्लोप्रोपेन है, एक जैसे समूह है, एक तरफ है तो सिस है, विपरीत है तो ट्रांस है। तो इनको एक एक कर अपने लेते जाएंगे। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में इनके नाम सिस ट्रांस, तो नाम आप
जानते हो ईजेड नामकरण भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के नोमेनक्लेचर। सबसे पहला बात करते हैं सिस व ट्रांस की। सिस ट्रांस क्या होते हैं अभी समझ लिया कि अपने समान समूह एक तरफ हैं तो इसको क्या कहेंगे, सिस कहेंगे, और विपरीत है तो इसको क्या कह देंगे, ट्रांस कह देंगे। जैसे CH3 इधर है, एक में इधर है, तो इसे क्या कह देंगे, ट्रांस कह देंगे। तो सिस व ट्रांस बन गई। तो ये क्या है, एक दूसरे के ज्योमेट्रिकल आइसोमर हैं, इंटरकन्वर्टर हो नहीं सकते हैं। तो ये बात बता दी, समान समूह एक तरफ सिस, विपरीत है तो ट्रांस। तो ये पहला नोमेनक्लेचर यही है, सिस है ट्रांस है। दूसरा नोमेनक्लेचर है ईजेड नोमेनक्लेचर, ईजेड नोमेनक्लेचर। और तीसरा नोमेनक्लेचर है सिन व एंटी नोमेनक्लेचर। तो सबसे पहले बात करते हैं अपने ईजेड नामकरण की। सबसे पहले बात करें अपने ईजेड नामकरण। सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है ईजेड नामकरण।